साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 470 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना बहुत गंभीर है। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की है। केस का नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ 1990 AIR 2731989 SCC 2540 निर्णय 4 मई 1989 को हुआ है। साथियों, एक ऐसी घटना थी जिससे कि भारत ही नहीं पूरा विश्व जगत इस घटना से हिल गया था और इस भीषण घटनाक्रम में लाखों लोग प्रभावित हुए थे। हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई थी। तो साथियों, उस कंपनी की डिटेल जानते हैं जिस कंपनी के प्लांट से घटनाक्रम हुआ था और कब घटनाक्रम हुआ था। ये सारे तथ्य हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, मामले के तथ्य क्या हैं ये जान लेते हैं। मामले के तथ्य क्या हैं? सन 1934 की बात है। 1934 में अमेरिकी औद्योगिक दिग्गज, उस समय जो अमेरिका की सबसे दिग्गज कंपनी थी यूनियन कार्बाइड ने भारत संघ के साथ मिलकर के, साथियों 1934 में अमेरिकी औद्योगिक दिग्गज यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भारत संघ के साथ मिलकर के UCIL का गठन किया। किसका गठन किया? UCIL का गठन किया, मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का गठन हो गया। अब ये गठन हो गया, इसमें जो ये कंपनी बन गई, अब कंपनी क्या बन गई? UCL बन गई। क्यों? क्योंकि भारत इसमें शामिल हो गया है। इस कंपनी में 51% जो शेयर है, ये हम शेयर के बारे में बता रहे हैं। शेयर, ये 51% शेयर किसके पास है? यूनियन कार्बाइड के पास है। यानी जो अमेरिकी कंपनी है उसके पास 51% कंपनी की शेयर हैं और इस प्रकार से जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है इसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, यानी बहुसंख्यक हिस्सेदारी है। कितनी ज्यादा है? क्या है इसकी हिस्सेदारी? बहुसंख्यक हिस्सेदारी है। शेष 49% शेयर अदर के पास है, यानी 51 इसके पास है। साथियों, ये जो कंपनी है UCIL, इसका जो गठन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? ये करती क्या है? मतलब कि ये किस चीज का निर्माण कार्य करती है? ये जो गठन हुआ है इस कंपनी का, ये किस चीज का निर्माण कार्य करती है? तो साथियों, ये जो कंपनी है, कंपनी का काम क्या है? रसायन का काम करती है, ठीक, बैटरी भी बनाती है और कीटनाशक, जो दवाइयां हैं, कीटनाशक है, इनका भी उत्पादन करती है और अन्य औद्योगिक, यानी दूसरे और भी औद्योगिक उत्पाद हैं, उनका भी निर्माण कार्य UCIL के द्वारा किया जाता है। साथियों, ये हमने आपको कंपनी के उद्देश्य बता दिए कि किस प्रकार से कंपनी कार्य करती है और क्या काम है इस कंपनी का। तो साथियों, इस कंपनी का काम है रसायन का निर्माण करना, कीटनाशक और बैटरी तथा अन्य उत्पाद बनाना। अब बात होती है सन 1970 पर चलते हैं। वर्ष 1970 की बात है। कब की बात है? वर्ष 1970 की बात है कि मध्य प्रदेश में, कहा, MP में
भोपाल जिले में। एमपी के भोपाल जिले में घनी आबादी वाले इलाके में जो यूसीआईएल जिसका गठन हुआ है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाता है। कब? 1970 में भोपाल में एक ऐसे स्थान में जो घनी आबादी वाला स्थान है, यहां पर केवल छोटे उद्योग और व्यवसायिक धंधे संचालित किया जा सकते हैं, वहां पर एक प्लांट स्थापित किया गया। अब साथियों, ये जो प्लांट है 1970 में स्थापित हो गया और वहां पर ये अपना काम करने लगा। क्या काम? रसायन का काम, बैटरी बनाने का काम, कीटनाशक का काम, ये सारे काम करने लगा। अब बात आती है उस रात्रि की जिस दिन एक खतरनाक भीषण ऐसा हादसा हुआ कि हजारों लोग सोते के सोते रह गए। कई लाख परिवार इससे पीड़ित हुए। साथियों, होता क्या है, 2 दिसंबर 1984 की रात्रि की बात है। 1984 की रात्रि की बात है कि यूसीआईएल यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से, और किस फैक्ट्री से? भोपाल स्थित फैक्ट्री से, उस प्लांट से एक गैस का रिसाव होता है। और गैस का रिसाव इतना ज्यादा होता है कि गैस धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकलने लगती है। फैक्ट्री से बाहर भी एरिया को कवर कर लेती है और इस प्रकार से उस घनी आबादी में एक कहर बन जाती है। ये गैस का नाम क्या है? जिस गैस का रिसाव हुआ था, गैस का नाम है मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका रिसाव हुआ था। साथियों, इस गैस का रिसाव इतना खतरनाक था कि ये फैक्ट्री के बाहर गई और जितने भी एरिया में फैलती गई, जो नजदीकी एरिया थे, उस एरिया के करीब 2600 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 2600 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। 2600 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। हजारों लोग क्या हो गए? घायल हो गए। साथियों, बाद में रिपोर्टों पर पता चला, इसके बाद में पता चला कि 20,000 करीब लोगों की मृत्यु हुई और 60,000 पीड़ित हुए। यानी लाखों लोग पीड़ित हो गए और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। यानी कि 60,000 ऐसे लोग थे जो स्थायी रूप से ऐसे हो गए कि वो अपना कुछ भी नहीं कर सकते थे। यानी कि जो कल तक खूबसूरत थे, वो आज ऐसे हो गए कि उनका चेहरा दूसरा पहचान नहीं सकता था। किसी का हाथ नहीं चल रहा, किसी की आंख चली गई, किसी का चेहरा ऐसा हो गया कि कोई अपाहिज हो गया, कोई विकलांग हो गया। किसकी वजह से? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। साथियों, अब बात आती है कि इस प्रकार के घटनाक्रम के बाद फिर क्या हुआ, वो भी हम आपको बता देते हैं। जिस क्षेत्र में ये प्लांट था, साथियों, जिस क्षेत्र में ये प्लांट स्थित है, ये ऐसा क्षेत्र है यहां पर हल्के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब इस एरिया में हल्के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्योग, जो हल्के और वाणिज्यिक उद्योग हैं, उन उद्योगों के उपयोग के लिए था, उनके उपयोग के लिए ये एरिया था। कौन सा एरिया था? घनी आबादी वाला, जहां ये प्लांट स्थापित हुआ था। लेकिन इस खतरनाक प्लांट की स्थापना वहां पर हो गई थी।
प्लांट को जब शुरू किया गया था, प्लांट को शुरू में केवल अपेक्षाकृत कम मात्रा में कीटनाशकों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, यानी कि कम कीटनाशक बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। मतलब कि आपको अनुमति जो दी गई है वो कम कीटनाशक बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन यहां कंपनी में बड़े स्तर पर काम होने लगता है। साथियों, उसी समय जब प्लांट स्थापित हुआ था, उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन के अस्तित्व में आने से, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1972 में अस्तित्व में आया स्टॉकहोम में। पूरा विश्व जगत पर्यावरण को लेकर के चिंतित है। पर्यावरण किसी एक की विरासत नहीं है, संपूर्ण विश्व की विरासत है, और संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण के बारे में सोचे, पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण और बढ़ते हुए फैलते हुए प्रदूषण, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करे, और जिस प्रकार से पर्यावरण का ह्रास हुआ है, एक चिंता का विषय है। ये पर्यावरण एक समस्या विश्व के सामने बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के सभी देश चिंतित थे। तो 1972 में इसी को लेकर के स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसमें 58 देश, यानी 58 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने शामिल हुए? 58 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के अस्तित्व में आने के बाद से ही यह सिद्धांत अस्तित्व में होने के बावजूद सरकार सख्त दायित्व लागू करने में आशंकित थी। मतलब कि सख्त रूप से अपने दायित्व को लागू करने में आशंकित थी कि इस प्रकार के उद्योग जिनसे कि ज्यादा खतरा है ऐसी आबादी में, उनको वहां से विस्थापित किया जाए, यानी उनको वहां से हटाया जाए, बंद किया जाना चाहिए था। तो साथियों, होता क्या है ऐसी स्थिति में कि जो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम सम्मेलन में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें हुई। सब देशों ने अपनी अपनी राय लिख दी, सब देशों ने अपने अपने आवेदन दिए, इस संबंध में बताया कि क्या क्या समस्या है और उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और वहां फिर 1972 में एक चार्टर तैयार किया गया और यह कहा गया कि इन सभी देशों को इस संबंध में पालना करनी चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि इस प्रकार की घटना घटित हो जाने के बाद, चूंकि ये कंपनी जो थी यूनियन कार्बाइड अमेरिका की थी, तो भारत संघ ने क्या किया? भारत संघ ने विदेश में कार्रवाई के लिए प्रयास किया और साथ ही साथ 1985 में ही एक अधिनियम पारित किया गया, जिस अधिनियम का नाम था भोपाल गैस रिसाव। भोपाल गैस रिसाव अधिनियम। और यह इसलिए पारित किया गया ताकि मामले की तुरंत सुनवाई और अभियुक्तों को दायित्व से बचने से रोकने के लिए भोपाल गैस रिसाव अधिनियम 1985 पारित किया गया। भारत संघ ने विदेशी अदालतों में मामले चलाने की कोशिश की, लेकिन जो विदेशी अदालतों ने, उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत वह क्षेत्र नहीं आता है जहां पर 2 दिसंबर को घटना घटित हुई है। जहां पर 2 दिसंबर को घटना घटित हुई है, उसके बाद भारत में ही फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। साथियों, इसी बीच जिला न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? जिला न्यायालय के द्वारा दुर्घटना के पीड़ितों के अंतरिम मुआवजे के रूप में 350 मिलियन की राशि प्रदान की थी। मतलब 350 मिलियन की राशि अंतरिम मुआवजा अंतरिम मुआवजे के रूप में 350 मिलियन की राशि निर्धारित की थी। किसके लिए? जो पीड़ित हैं, जिनके साथ घटना घटित हुई है, जो इस मिथाइल आइसोसाइनेट की चपेट में आए थे, उनके लिए 350 मिलियन मुआवजे की
राशि की घोषणा की थी, यानी आदेशित किया था कि 350 मिलियन। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है। हाई कोर्ट ने इस मुआवजे को कितना कर दिया था, 250 मिलियन कर दिया था। कितना कर दिया था, 250 मिलियन कर दिया था, जिससे असंतोष फैल गया था। क्या हुआ था, असंतोष फैल गया था और हाई कोर्ट ने जो आपराधिक कार्रवाई चल रही थी उसको बंद कर दिया था। तो साथियों, इन सारी बातों को लेकर के फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कहां पहुंचा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि जो पीड़ित पक्षकार थे वो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। हाई कोर्ट ने जो मुआवजा की राशि है 250 मिलियन कर दी थी, साथ ही साथ जो आपराधिक कार्रवाई चल रही थी उसको बंद करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विचारणीय पॉइंट हैं, वो पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही था कि इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समझौता आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि क्या समझौता राशि न्योचित थी। जो समझौता की राशि थी, राशि न्योचित थी या नहीं। दूसरा प्रश्न यह था, क्या यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद करना न्योचित था। जो आपराधिक कार्रवाई चल रही थी उसको बंद किया जाना क्या उचित था, क्या उचित था। इन विचारणीय पॉइंटों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। साथियों, बहुमत की राय ने निर्देश दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बहुमत बेंच गठित हुई और उस बेंच ने बहुमत से निर्णय दिया। बहुमत से निर्णय दिया, पहला निर्णय यही दिया कि जो मुआवजा है, मुआवजा पर्याप्त नहीं है। जो मुआवजा की राशि हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने 250 कर दी है, 250 मिलियन, वो पर्याप्त नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 470 मिलियन कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 470 मिलियन कर दिया गया। यानी जो हाई कोर्ट ने 250 की थी और जिला न्यायालय के द्वारा 350 मिलियन की थी, तो उसको बढ़ा करके 470 मिलियन किसके द्वारा कर दी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद फिर बात आती है कि जो आपराधिक कार्रवाई है वो शुरू की जानी चाहिए या नहीं। यानी वो आपराधिक कार्रवाई जो बंद की गई थी उस संबंध में जो मत आया, उस संबंध में यही आया कि आपराधिक कार्रवाई रद्द किया जाना उचित नहीं। जो हाई कोर्ट के द्वारा आपराधिक कार्रवाई रद्द की थी, उचित नहीं थी। क्या नहीं थी, उचित नहीं थी, जिसे फिर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक कार्रवाई को रद्द करना उचित नहीं है और इस प्रकार पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि आपराधिक कार्रवाई को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आपराधिक कार्रवाई को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुआवजा राशि पर्याप्त, उचित और न्यायसंगत है। यदि पीड़ित के पुनर्वास में कोई कमी आती तो सरकार उसका ध्यान रखेगी। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मुआवजे की राशि 470 मिलियन की है, इसमें कहा कि मुआवजे की राशि पर्याप्त है। अगर किसी प्रकार की पुनर्वास के संबंध में दिक्कत आती है तो सरकार उसमें मदद करेगी पीड़ित की। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 470 मिलियन है, ये 31 मार्च 1989 को या उससे पहले दे सभी दावों का निपटाने के लिए भारत संघ को 470 मिलियन मुआवजा देने का आदेश दिया गया। किसको, यूनियन कार्बाइड कंपनी को। उसके बाद होता क्या है कि साथियों, जो आपराधिक कार्रवाई रद्द हो गई थी वो पुनः
चालू हो जाती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया। साथियों, ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक आपदा माना जाता है इसको। इसके बाद की घटनाएं इस बात की चेतावनी देती हैं कि औद्योगिकरण का मार्ग मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक खतरों से भरा है। यानी जो औद्योगिकरण हो रहा है वह कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। यहीं पर सतत विकास की अवधारणा अपना महत्व रखती है। इस मामले के फैसले की भी कड़ी आलोचना की गई, क्योंकि ना तो कंपनी पर लगाई गई और सजा, ना ही सरकार द्वारा लिया गया अंशदान पूरी तरह से पर्याप्त था। इसका मेन कारण क्या था कि दुर्घटना के दौरान प्रभावित लोग ही अकेले पीड़ित नहीं थे। हर साल मरने वाले बीमार लोग, कैंसर, विकृति के साथ पैदा हुए बच्चे और पूरी तरह से विकलांग होने वालों की संख्या में वृद्धि जारी रही। साथ ही उस एरिया में जो भी नया बच्चा पैदा होता था उसको कोई ना कोई बीमारी होती थी, या तो विकलांग पैदा होता था या कैंसर से पीड़ित होता था। यानी जिस एरिया में वो प्लांट था, जिस एरिया में 1970 में प्लांट लगाया गया था UCIL का, उस एरिया में घटना घटित होने के बाद भी उस एरिया में कोई भी सही सलामत बच्चा पैदा नहीं होता था। कोई कैंसर से पीड़ित तो कोई किसी को इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती गई और लोगों के मृत्यु होती गई, और इस प्रकार से वहां पर कई सारे लोग प्रभावित हुए। तो साथियों, ये हमने आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।